अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये इस चैप्टर यानी वेरिएशन की आखिरी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 पढ़ते हैं। 18.7 का क्वेश्चन नंबर 1 सवाल क्या कह रहा है, द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो करंट है वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी उसने पहले सवाल में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि जो करंट है वायर में आई आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? वी से डिनोट करते हैं। ऐसा ही है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों ने फिजिक्स में देखा हुआ। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस आर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है भाई? आर से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इनवर्स कहाँ, इनवर्सली जो प्रोपोर्शन होता है वो कहाँ लिखते हैं? अपॉन में। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? आर से। तो ये हमें क्या दिया है, इसने रिलेशन दे दिया है, ये बता दिया करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं हम इसको, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब क्या करेंगे आगे, वो आर आई की वैल्यू दे रहा है 6। आई की वैल्यू क्या दी उसने? 6 एम्पेयर। सही है भाई, करंट दे दिया। वी दे रहा है आपको 220 वोल्ट एंड आर कितना दे रहा है? वो आर दे रहा है 5 ओम। सही है, उसने कुछ डेटा दे दिया है हमें। अब क्या करना है, सबसे पहले जब हम डेरिवेशंस करते हैं फिजिक्स में तो यही काम करते हैं कि भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लगाते हैं इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हट के आएगा इक्वल और कांस्टेंट। तो आई इक्वल, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट वी अपॉन आर। ये है 18.7। 18.5 में भी बिल्कुल इसी तरीके का काम हुआ था और हमने यही बिल्कुल सेम स्टेप पे काम किया था और हमारे आंसर आ रहे थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात होगी। क्या करा भाई, हमने सबसे पहले रिलेशन बताया, रिलेशन लिख लिया, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन हट के आया इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल और कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट क्या रख लेते हम? के ले रहे थे, तो यहाँ पे के लेंगे, इक्वल के वी अपॉन आर। सही। यहां से अब हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू। यहां से हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आई वी और आर उसने खुद गिवन कर दिया है। तो सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। आई दिए 6 के बराबर, 6 एम्पेयर्स लिख लिया भाई। के मालूम करना है, ऐसे ही रहा। वी की वैल्यू क्या दे रहा है? वो वी दिया उसने 220 वोल्ट्स अपॉन, फिर आर दिया है 5 ओम। सही। यहाँ से फाइंड करेंगे के की वैल्यू। तो सिंपल यहाँ पे अगर कोई चीजें कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दें। नंबर जैसे कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 इधर गया तो बन गई 20 फिर से, तो 5 4 जा 20। तो यहाँ पे आ रहा है 44। फिर 44 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 6 इक्वल के 44 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो यहाँ पे आ गया ये डिवाइड। सही। आगे देखते हैं हम। ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, सिंपल 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यानी के की वैल्यू क्या आई? 3 अपॉन 22। ये आ गई के की वैल्यू। सिंपल ये क्या आ गई? के की वैल्यू। सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। बिल्कुल ऐसे ही 18.5 में भी काम हो रहा था। अब आगे सवाल में वो क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखें भाई, उसने वैल्यूज दी थी सिंपल। अब वो कह रहे हैं फाइंड आई। हमें अब आई मालूम करना है। किस इक्वेशन से मालूम करेंगे? हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। आई मालूम करना है व्हेन, जबकि वी कितने किसके बराबर दिया उसने? 180 के बराबर, और आर दिया है 8 ओहम्स के बराबर। सही। आई हमने मालूम करना है, तो आई ऐसी रहा। देखिए यहाँ पे आई ऐसी रहा, इक्वल के की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 22। यहाँ पे लिखा 3 अपॉन 20। नेक्स्ट है हमारे पास वी की वैल्यू दी है सवाल में 180 वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू दी उसने 8 ओम। सिंपल हमने क्या किया? वैल्यूज को भी पुट कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे देखें ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 इधर गया 20 बना, 4 5 जा 20। तो ऊपर बन रहा है 45 और 3। ये आपस में कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 135 अपॉन 222 से मल्टीप्लाई होगा तो 44। तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 135 अपॉन 44 एम्पियर। अब आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो डेसिमल में भी लिख सकते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल्स। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो किस में मेजर होती है? फूड कैंडल्स में। वेराइज, वो वेराई करती है क्या? इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वो उसका रिलेशन क्या है? इनवर्सली है किससे? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। तो भाई हम कैसे लिखेंगे ये? उसने बोला कि इंटेंसिटी आई से डिनोट करेंगे। इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इनवर्सली यानी यहाँ पे आएगा 1 अपॉन किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हमें यहाँ पे क्या दे रहा है? ऐसे बिल्कुल रिलेशन दे रहा है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो वेराई करती है इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगती है। अब आगे वो क्या कह रहा है? सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई बल्ब इज 0.08 फूट कैंडल्स। जो कि इंटेंसिटी ऑफ बल्ब है वो कितनी है? यानी आई क्या दे रहा है वो? 0.008 फूट कैंडल्स। सही। और आगे क्या कह रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मीटर। सही। ये दोनों इसने चीजें दे दी हैं। सिंपल क्या करेंगे हम? प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे। तो देखें आई ऐसी रहा, प्रोपोर्शनल का साइन हट के क्या आएगा? इक्वल और कांस्टेंट। फिर 1 अपॉन डी स्क्वायर ऐसी रहा। अब क्या करेंगे भाई? कांस्टेंट हम ले रहे हैं हर स्टेप में, हर सवाल में के, तो यहाँ पे भी के ही लेंगे। तो के अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि के यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा, यानी कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई होके वापस वही बनेगा। तो हमने सिंपल क्या लिख लिया भाई? के अपॉन डी स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? के की वैल्यू, जो हमें हमारे पास डेटा में चीजें दी हैं उसी को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आई क्या दिया है भाई उसने? 0.08 इक्वल के ऐसी रहा, फाइंड करना है, अपॉन डी, डी की वैल्यू क्या दी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। सही। तो 0.08 ऐसी रहा, इक्वल के ऐसी रहा, अपॉन में देखते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया 9। अब देखें के मालूम करना है, 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई। तो 9 मल्टीप्लाई होगा 0.08 से, इक्वल के। 9 को 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 0.72। तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई? 0.72। ये आ गई के की वैल्यू। अब सिंपल आगे सवाल पढ़ते हैं कि भाई सवाल में आगे दे क्या रहा है हमें। सवाल में आगे क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द इंटेंसिटी लेवल। अब हमें इंटेंसिटी मालूम करनी है एट 8 मीटर्स। अच्छा भाई, अब उसने डिस्टेंस कितना दे दिया? 8 मीटर्स। सही है। इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है, यानी आई मालूम करना है, इसी इक्वेशन से हम मालूम करेंगे। आई फाइंड करना है, ये ऐसी रहा इक्वेशन से। सही। फिर के की वैल्यू क्या है? 0.72 अपॉन, फिर है डी, डी कितना दिया उसने? 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई हम 8 और ऊपर स्क्वायर। सही। तो 0.72 ऐसे ही रहा। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 जा 64, तो यहाँ पे आएगा 64। अब इसको डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे भाई? 0.72 डिवाइड बाय 64, आंसर आ रहा है 0.01125। यह आ गया इंटेंसिटी का आंसर। इतनी इंटेंसिटी बनेगी अगर डिस्टेंस क्या हो? 8 मीटर पे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द स्ट्रेंथ एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम। स्ट्रेंथ है एक रेक्टेंगुलर बीम की, कैन वेराइज, वो वेराई करती है डायरेक्टली, मतलब उसका रिश्ता क्या है? डायरेक्टली है किससे? एज द ब्रिथ बी से, यानी जो चौड़ाई होती है उससे क्या है उसका रिश्ता? डायरेक्टली है किसका? सपोर्ट का, स्ट्रेंथ का। सही है। तो एस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बी के, यानी ब्रेथ से। एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। पहले वो क्या, उसने क्या कहा कि जो सपोर्ट है यानी जो स्ट्रेंथ है एस जिससे डिनोट किया उसने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ब्रेथ के, बी के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके है? वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डेप्थ के है। तो यहाँ पे हम बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डेप्थ के भी। तो ये पूरा बन गया इसका क्या? रिलेशन। सिंपल। और आगे क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड, यानी अगर वो बीम जो है, रेक्टेंगुलर बीम जो है वो 9 सेंटीमीटर वाइड है, यानी उसकी चौड़ाई जो ब्रेड्थ है बी जो दिया है इसको, वो 9 सेंटीमीटर क्या हो? चौड़ा हो। तो बी कितना दिया भाई इसने?
पहले लिखते हैं डेटा 9 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है, वाइड 12 सेंटीमीटर डीप, और वो उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी हो 12 सेंटीमीटर। तो डी कितना दिया उसने 12 सेंटीमीटर, सही। और आगे कह रहा है भाई विथ सपोर्ट 1200 पाउंड, एस की वैल्यू क्या दी है उसने 1200 पाउंड, जो सपोर्ट है जो स्ट्रेंथ है उसकी 1200 पाउंड, सही सिंपल। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं भाई कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लगाते हैं इक्वल और कांस्टेंट। तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, ऐसे ही रहा यहाँ पे इक्वल, और कांस्टेंट हम क्या लेते हैं के, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ कि के बी और डी स्क्वायर, ये बनी हमारी इक्वेशन। इस यहाँ से ही हम अपना सवाल आगे करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इसमें के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेटा में हमें सारी चीजें गिवन की हैं, इनको इसको पुट करते हैं। सबसे पहले एस कितने भाई 1200 पाउंड, तो लिखें भाई 1200 पाउंड इक्वल, फिर के मालूम करना है, ये ऐसे ही रहा। फिर बी दे रहा है, बी कितना है भाई 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लिया हमने 9। फिर है डी, डी दिया उसने 12, तो यहाँ पे लिखा 12 और ऊपर लगा दिया क्या स्क्वायर, सही सिंपल। इनको वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, ये 1200 ऐसे ही रहा, के 9 भी ऐसे ही रहा, 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर 144 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो बनेगा 1296, यानी 1296, ये आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू, और 1200 ऐसी रहा। अब सिंपल हमने के फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई और ये इधर आके क्या होगी डिवाइड, तो 1200 डिवाइड 1296, तो इसको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 4 3 ज़ा 12 और 0 0 ऐसे आ गए, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 1 इधर गया 16, 4 4 ज़ा 16। फिर दोबारा ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 4 7 ज़ा 28, 2 इधर गया 20 बना, 4 5 ज़ा 20, सही। फिर 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, अब ये बन रहा है 75/81। ये और मजीद कैंसिल हो रहा है किसके टेबल से 3 के, तो कैंसिल करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर गया 15 बना, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 2 ज़ा 6, 2 इधर गया 21 बना, 3 7 ज़ा 21। तो के की वैल्यू क्या आई हमारे पास 25/27। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में लिखें और आंसर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो सिंपल जैसे पता है आपको टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू। अब आगे वो सवाल क्या कह रहा है, कंटिन्यू करते हैं सवाल को पढ़ना। आगे वो कह रहा है कि भाई व्हाट अ वेट ऑफ बीम। अब हमें एस मालूम करवा रहे हैं, यानी कितना वेट वो सपोर्ट कर सकेगी। देखिए आगे पूरा हम पहले लाइन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है वो। बट अ वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड, यानी उसकी चौड़ाई उसने 12 सेंटीमीटर दी, एंड 9 सेंटीमीटर डीप, यानी ये बीम है जिसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर के बराबर है और उसकी जो गहराई है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वो कितना सपोर्ट करेगी वेट को, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, सपोर्ट हुआ, यानी एस क्या करवा रहा है वो हमसे फाइंड करवा रहा है। तो देखते हैं भाई क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन है एस मालूम करवा रहा है, यानी वेट पूछ रहा है कि भाई कितना ये सपोर्ट कर सकती है एक रेक्टेंगुलर बीम, जबकि उसकी चौड़ाई उसने कितनी दी, यानी बी जो दिया है उसने दिया 12 सेंटीमीटर के बराबर, ये हमने लिख लिया बी की वैल्यू, सही। और उसकी जो डेप्थ दी उसने वो कितनी दी 9 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पे एक चीज रह गई क्या, के की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 25/27, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/27। अच्छा ये 9 के ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि डी के ऊपर स्क्वायर, सिंपल हमने क्या किया वैल्यू इसको पुट कर लिया। आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं, तो एस इक्वल 25/27 ऐसे ही रहा, 12 भी ऐसे ही रहा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, ये आ गया 81। अब देखें तीनों पर जो 25 12 और 81 है, ये तीनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 81, आंसर हमारे पास आ रहा है 24,300 अपॉन 27। इसको 27 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ रहा है 900, यानी ये कितना वजन उठा सकती है 900 पाउंड्स के बराबर, क्योंकि पहली यूनिट भी पाउंड दी थी उसने, यानी कितना वजन उठा सकती है 900 पाउंड्स के बराबर उठा सकती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लेबर कॉस्ट सी, जो कि मजदूरों की जो मजदूरी है सी, वो वेराई करती है जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स के। जॉइंटली का यहाँ पे वही मतलब है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है किसके, नंबर ऑफ वर्कर्स के। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, मजदूरी, वर्कर्स की मजदूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर्स के, यानी एन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने यानी मजदूर होंगे उसी हिसाब से उनकी क्या होगी, मजदूरी होगी। फिर आगे कह रहे हैं एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, और उनके जो काम करने के दिन है उन्हीं के हिसाब से क्या होगा, उनकी मजदूरी दी जाएगी उनको। सही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, डी कि मजदूरी जो है वर्कर्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके नंबर ऑफ वर्कर्स पे और उनकी काम करने की दिन के ऊपर। सही। अब क्या कह रहा है आगे सवाल में, इफ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, डेटा दे रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स यानी एन, जो नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद है वो कितनी है, 100। सही, 100 वर्कर्स दे रही है फॉर 15 डेज, वो काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 15 डेज तक। यहाँ पे डेज कितने दे दिए उसने, 15। सही। अच्छा, वो कॉस्ट कितनी बन रही है, 9000। तो सी की वैल्यू आ रही है 9000। ये दे दिया सिंपल इसने डेटा। बाकी का सवाल क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में भी क्या करते हैं कि के की वैल्यू फाइंड करते हैं। के की वैल्यू कहाँ से आएगी, सिंपल पहले प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं, आता है इक्वल और कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और कांस्टेंट क्या आता है के, तो यहाँ पे लिख दिया हमने के। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसी से आगे फिर सवाल हल होगा, वो बाद में देखते हैं। पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, यहाँ पे डेटा में सब गिवन है, वही लेते हैं इसको। सी की वैल्यू क्या है, 9000। सही। और के मालूम करना है, ऐसे रहा। एन कितना है, 100। और डी की वैल्यू क्या दी है इसमें, 15। सही। अब क्या करेंगे, सिंपल के की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 जब 100 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, 1500। ये बन गया 1500। और 1500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 9000 डिवाइडेड बाय 1500 इक्वल के। सिंपल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे बचा 90/15। ये पहले कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से, तो 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 3 3 इज 9, ये जीरो ऐसे रहे, यानी 3 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90 बनेगा। सही। फिर 3 5 15, फिर 5 1 5, 5 6 30। तो के की वैल्यू क्या आई, सिंपल 6 के बराबर। कांस्टेंट कितना आ गया, 6 के बराबर। अब आगे देखते हैं भाई सवाल में वो दरअसल कह क्या रहा है। ये तो सिंपल वो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए है, हम बार बार देख चुके भाई, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो डेटा में देता है। अब आगे कह रहा है वो, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट। अब हमें लेबर कॉस्ट मालूम करनी है, किस हिसाब से वो देखते हैं। लेबर कॉस्ट मालूम करनी है, नहीं सी मालूम करना है, जैसे ही रहा। किस हिसाब से मालूम करनी है, ऑफ 300 वर्कर्स, यानी वर्कर्स की तादाद कितनी है, 300 के बराबर। तो देखें सबसे पहले के है, के की वैल्यू क्या है, 6। फिर है एन, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए उसने, 300। सही। यहाँ पे लिखी हमने 300। यह दे दी उसने वर्कर्स की तादाद फॉर 20 डेज, और वो काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 20 दिन तक। तो डी की जगह क्या आएगा, 20। सही। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई होगा 300 से तो बना 1800, 1800 20 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 36,000। ये आ गई सी की वैल्यू। सही भाई, ये आ गई क्या, सी की वैल्यू। सिंपल, पहले कितनी थी, 9000 बन रही थी अगर 100 वर्कर्स थे और वो 15 दिन तक काम कर रहे थे। अब वर्कर्स 300 हो गए, नहीं बढ़ गए, और काम करने के दिन भी बढ़ गए, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हमने क्या रिलेशन देखा था भाई, यही रिलेशन देखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके स्टूडेंट्स, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आखिरी सवाल में कह रहा है द सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार, जो नई गाड़ी खरीदने पे जो टैक्स लगता है वो वेराई करता है, वेराइज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार, यानी आप जितनी महंगी गाड़ी खरीदोगे टैक्स उसके ऊपर उसी के हिसाब से उतना ही होगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिया गया इसने, कि जो टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्राइस ऑफ द कार के। यानी मैंने यहाँ पे सेल्स टैक्स को टी से डिनोट किया और कार की प्राइस को सी से डिनोट किया। अब आगे कह रहा है इफ अ कार इज परचेज्ड इन रुपीज 20 लैक्स। ओके, जो कार है वो कितने में खरीदी गई, 20 लाख में। सही, 20 लैक्स में कार गाड़ी खरीदी गई है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है, देन द सेल्स टैक्स इज रुपीज 40,000।
तो टैक्स आएगा उसके ऊपर 40,000 के बराबर। सही, जितनी महंगी गाड़ी है इसी के हिसाब से उसका टैक्स लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भी के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्रोपोर्शन का साइन हट के आता है इक्वल और कांस्टेंट। कांस्टेंट हम के लेते हैं, यहाँ पे लिखिएगा के। अब के की वैल्यू फाइंड करते हैं इस डेटा से। टी कितना दिया भाई 40,000, तो यहाँ पे लिखा हमने 40,000 इक्वल के ऐसे रहा। सी कितना है 20 लाख। सही, अब हमने के मालूम करना है, ये मल्टीप्लाई और ये पूरी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको 20 लाख। अच्छा भाई, जीरो को जरा देख लेना कहीं कम और ज्यादा ना कर दो तो फिर आंसर गलत हो जाएंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। यही बन रहा है क्या 4 अपॉन, यहाँ पे देखें बन रहा है 4 अपॉन 200। सही, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20 और 0, यानी 4 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 200। के की वैल्यू क्या आ रही है भाई फिर 1 अपॉन 50, तो आ गई 1 अपॉन 50। अब आगे देखते हैं सवाल में वो क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है हाउ मच सेल्स टैक्स चार्ज। अब सेल्स टैक्स कितना लगेगा, यानी टी हमसे मालूम करवा रहा है तो टी ऐसी रहा। फिर के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 50। सही, न्यू कार, इफ द न्यू कार इज प्राइस्ड एट ₹28 lakhs। अब वो प्राइस कितनी हो गई भाई 28 lakhs के बराबर। पहले कितनी थी 20 lakhs, अब हो गई है 28 lakhs। यहाँ पर लिखेंगे 28। सही, यहाँ पे आगे 28 lakhs। अब क्या करेंगे, सिंपल 28 lakhs 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा। तो 28 lakhs को किससे डिवाइड करेंगे हम 50 से। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 50, राइट। तो आंसर बन रहा है हमारे पास 56,000। कितना आया भाई टैक्स 56,000, क्या आ गया टैक्स। क्योंकि गाड़ी की प्राइस भी बढ़ी, पहले कितनी थी 20 लाख, फिर उसके ऊपर टैक्स बना 40,000, अब हो गया 28 लाख। तो टैक्स भी कितना हो गया 56,000, यानी 56,000 हो गया और मजीद बढ़ गया। तो उम्मीद है भाई आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, समझ में ना आ रही हो बात, तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर 18 वेरिएशंस मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।